मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, सह आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो के अंतर्गत स्वागत है। हमने हमारे पिछले वीडियो के अंतर्गत थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस के बारे में अध्ययन प्रारंभ किया था। उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड के। बीटा जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ओवरऑल, यानी कि जो स्थायित्व स्थिरांक है, और ओवरऑल समग्र स्थायित्व स्थिरांक, ओवरऑल बीटा समग्र स्थायित्व स्थिरांक एंड स्टेबिलिटी कांस्टेंट के दोनों के बीच में क्या संबंध है। और दूसरा जो हमारा बिंदु होगा वो है इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं के आई से, जिसे कहते हैं अस्थायित्व स्थिरांक। तो सबसे पहले हम इस बीटा और के बीच में ओवरऑल समग्र स्थायित्व स्थिरांक और स्टेबिलिटी जो कांस्टेंट है के दोनों में क्या संबंध है के बारे में अध्ययन प्रारंभ करेंगे। देखिए यहाँ पर कि जो कॉम्प्लेक्स बनता है, संकुल यौगिक का निर्माण होता है यहाँ पर कि M और NL मेटल लिगेंड, N नंबर ऑफ लिगेंड रिएक्शन कर इस प्रकार से एक MLN कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इसके लिए जो हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट के मान को लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो सबसे पहले हमारा होगा कि ओवरऑल जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो तो बीटा n बराबर MLN M इंटू L NN, ये इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो ये K1, सबसे पहले K1, तो K1 के अंदर फर्स्ट स्टेप होगी, क्या होगी फर्स्ट स्टेप होगी हमारी M प्लस L, और ये मिल करके बनाएंगे ML, ये संकुल यौगिक बनेगा। तो इसके लिए K1 का मान होगा ML अपॉन M इंटू L, ये K1 होगा। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि ये कहलाएगा आपका बीटा 1 पहली स्टेप के लिए, तो बीटा 1। फिर उसके बाद में हमने निकाला सेकंड कि बीटा 2 क्या होगा, बीटा 2 होगा ये आपका इस प्रकार से कि K1 इंटू K2, K1 स्टेबिलिटी कांस्टेंट 1 एंड स्टेबिलिटी कांस्टेंट 2 का गुणनफल। तो यहाँ से पहला जो K1 था उसका मान ये हमने निकाला ML L, तो ये यहाँ लिखा। दूसरा ML2 इसी प्रकार से निकालेंगे तो ML2 ML एंड L इस प्रकार से आएगा। तो इन दोनों में से ML क्योंकि ये बीच में है, दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से, तो हमारे को ये बीटा 2 बराबर प्राप्त होगा ये चीज़ ML2 M एंड L स्क्वायर L2, ये हमारे को बीटा 2 का मान प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि हम बीटा 3 निकालेंगे तो इसके अंतर्गत फिर एक स्टेप बढ़ जाएगी, K1 इंटू K2 इंटू K3, और यदि हम इस प्रकार से इन सब से बीटा n का मान निकालेंगे तो हमें ये बीटा n का मान प्राप्त होगा MLN अपॉन MLN। तो इस प्रकार से ओवरऑल जो समग्र स्थायित्व स्थिरांक के मान की हम जो स्टेप वाइज हमें पदवार स्थायित्व स्थिरांक के मान प्राप्त होते हैं से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो परिभाषा क्या रही हमारी, परिभाषा ये रही कि किसी भी संकुल यौगिक के निर्माण में जो समग्र स्थायित्व स्थिरांक है वह पदवार स्थायित्व स्थिरांकों के मान के गुणनफल के बराबर होता है, और इसे हम इस प्रकार से बीटा n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब यदि ये जो गुणनफल है आपका क्या होगा, बीटा n बराबर K1 K2 K3 डैश डैश एंड Kn, यदि हम इसका लॉग लें तो हमें ये समीकरण हमारा इस प्रकार से बन जाएगा, लॉग बीटा n बराबर लॉग K1 लॉग K2 लॉग K3 प्लस डैश डैश डैश। और यदि इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस प्रकार से सब में माइनस आ जाएगा, और इसको ये कहलाता है आपका P बीटा n PK1 PK2 PK3 एंड डैश डैश। तो इसके बाद में ये जो है माइनस लॉग के बराबर, ये जो है आपका PK के बराबर होता है। तो यहाँ पर वैल्यू जो होगी K की, किसी भी स्टेबल जो कॉम्प्लेक्स होगा उस स्टेबल कॉम्प्लेक्स के लिए K का मान हमेशा इस रिलेशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि K का मान उच्च होगा और PK का मान
लो होगा तो वह संकुल यौगिक अधिक स्थायी होगा, मोर स्टेबल होगा। तो इस प्रकार से हम इन दोनों के बीच में क्या संबंध है ये बता सकते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला बिंदु है वो है इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, अस्थायित्व स्थिरांक, जिसको कि हम KI के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है ये कि जो स्थायित्व स्थिरांक है उसका रेसिप्रोकल, उसका व्युत्क्रम KI अर्थात अस्थायित्व स्थिरांक कहलाता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं KI बराबर 1/K, जैसा कि समीकरण में दे रखा है। और KI क्या है, ये आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट कहलाता है, वियोजन स्थिरांक। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि K का मान किसी भी संकुल यौगिक के लिए जितना ज़्यादा होगा संकुल यौगिक उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा, और KI का मान जितना कम होगा संकुल यौगिक उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। KI का मान जितना ज़्यादा होगा संकुल यौगिक का स्थायित्व उतना ही कम होगा। तो यहाँ पर कि यदि हम इसको देखें तो ये जो कॉम्प्लेक्स है बना हुआ, ये टूट करके मेटल और लिगेंड में कन्वर्ट होता है, तो इसके KI का मान ये होगा जैसा कि समीकरण में दे रखा है। और यदि इसके समीकरण के अनुसार इसका मान MLN/LN है तो ये हो गया आपका 1/K, क्योंकि K का मान अभी जस्ट हमने ये निकाला था K बराबर ML, तो ये हो गया इसका रेसिप्रोकल, किसका, K का रेसिप्रोकल। अब यहाँ पर देखिए कि जितना इस डिसोसिएशन कांस्टेंट का मान कम होगा वो संकुल यौगिक उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं इसके अंतर्गत कि सपोज कीजिए कि ये संकुल यौगिक है कि सिल्वर NH3 + 1 कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन जब विखंडित होता है, डिसोसिएशन होता है इसका, तो Ag+ आयन और 2NH3 में कन्वर्ट होता है। और इसके लिए KI जो वियोजन स्थिरांक है उसका मान दे रखा है 6.2 × 10⁻⁸। जो दूसरा जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है कैडमियम NH3 4 + 2 कॉम्प्लेक्स आयन, कैडमियम +2 आयन और 4NH3 के अंतर्गत ये कन्वर्ट होता है। तो इसके लिए जो KI का मान दे रखा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट का मान दे रखा है, वो दे रखा है 2.5 × 10⁻⁷। तो जैसा कि इसके अंतर्गत कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है के मान दोनों ही संकुल यौगिकों में बहुत अधिक कम है, इसलिए ये जो संकुल होंगे इनके स्थायित्व उच्च होंगे, हाई या मोर स्टेबल होंगे, अर्थात लो वैल्यू ऑफ KI दोनों ही संकुल आयनों में, संकुल कॉम्प्लेक्स में कि KI का मान अत्यंत कम है, इसलिए ये संकुल यौगिक अधिक स्थायी होंगे। उसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कॉम्प्लेक्स है आपका सिल्वर NH3 + कॉम्प्लेक्स आयन के लिए βN के मान की गणना कीजिए, यानी ओवरऑल समग्र स्थायित्व स्थिरांक के मान की आप गणना कीजिए, और जिसके लिए जो पदवार स्टेप वाइज कांस्टेंट है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट के मान आपको दिए हुए हैं। तो क्या होगा इसके अंतर्गत कि ये K1 बराबर 7.7 × 10⁻³ और K2 बराबर 2.1 × 10⁻³ ये K1 K2 जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है के मान हमें दिए हुए हैं, और इनके मान के आधार पर हमें β2 का मान निकालना है, जिसको कि आप βN भी कह सकते हैं, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं, का मान हमें निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, इसको हम पहले स्टेप वाइज उसमें लिखेंगे और लिखने के बाद में इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कि सिल्वर +1 आयन कॉम्प्लेक्स आयन है, ये NH3 के साथ में जो लिगेंड है के साथ अभिक्रिया करके इस प्रकार से फर्स्ट स्टेप के अंतर्गत ये कॉम्प्लेक्स बनाता है Ag। सिल्वर जो है वो सिल्वर NH3 + कॉम्प्लेक्स +1 कॉम्प्लेक्स आयन ये बनाएगा, और इसके लिए K1 बराबर ये वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ से प्रारंभ होगा Ag NH3 +1 कॉम्प्लेक्स आयन प्लस अनदर जो NH3 लिगेंड, ये आपस में रिएक्शन करके सिल्वर और NH2+2 कॉम्प्लेक्स आयन बनाएंगे। इसके लिए K2 का मान दे रखा है 2.1 × 10⁻³। तो β2 बराबर क्या होगा, β2 बराबर हमने अभी ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट में परिभाषित किया था कि β2 जो है
वो ओवरऑल स्थायित्व स्थिरांक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये समग्र स्थायित्व स्थिरांक पदवार स्थायित्व स्थिरांक के मान के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर बीटा 2 बराबर ये हो जाएगा आपका K1 इंटू K2, जो K1 एंड K2 क्या है, ये स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। तो इन दोनों को हम गुणा कर दें, यानी कि 7.7 इंटू 10⁻³ इंटू 2.1 इंटू 10⁻³ अगर हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं तो इसका मान हमें प्राप्त होता है 1.6 इंटू 10⁻7। ये वैल्यू हमें प्राप्त होती है 1.6 इंटू 10⁻7 वैल्यू हमें प्राप्त होती है। अर्थात ये जो कॉम्प्लेक्स है, कौन सा, सिल्वर NH3 Ag NH3 ट्वाइस प्लस 1 कॉम्प्लेक्स आयन के लिए ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मान 1.6 इंटू 10⁻7 होगा। तो इस प्रकार से हम जो रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड के, यानी ओवरऑल स्थायित्व स्थिरांक बीटा और पदवार स्थायित्व स्थिरांक के बीच एक संबंध स्थापित कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम कि अस्थायित्व स्थिरांक क्या होता है और ये स्थायित्व पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है को बता सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है इन दोनों बिंदुओं से कि किसी भी संकुल यौगिक के लिए स्थायित्व स्थिरांक का मान जितना ज़्यादा होगा संकुल यौगिक उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा, और किसी भी संकुल यौगिक के लिए अस्थायित्व स्थिरांक का मान जितना ज़्यादा होगा वह संकुल यौगिक उतना ही लेस स्टेबल होगा, कम स्थायी होगा। धन्यवाद। इससे आगे का पाठ हम हमारे अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे।